जय श्री राम। 8th क्लास का लेसन नंबर 1 पॉलिटी का भारतीय संविधान आज हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले है भारतीय संविधान। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसे कि इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है, ये खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम ये है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाँह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाँह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के कुछ नियम तय होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के कुछ मूलभूत नियम होते हैं, उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी ये सवाल आपके भीतर पैदा हुआ है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या कैसे उसे किसने लिखा था? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया गया है। तो इस पैरे में यही बताया गया है कि कोई भी अगर खेल है तो उसके अपने नियम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप फुटबॉल को ले सकते हैं कि फुटबॉल में सभी खिलाड़ी जो हैं फुटबॉल को पैरों से खेलते हैं और गोलकीपर ही उसको हाथों से पकड़ सकता है, उसको हाथ लगा सकता है। अगर गोलकीपर के अलावा कोई और खिलाड़ी जो है वो बाजू से या बाहों से छुएगा, उसको हाथों से पकड़ेगा तो वो फाउल माना जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्रिकेट में भी कुछ नियम होते हैं ना। क्रिकेट में भी गेंद को बल्ले से खेला जाता है ना। तो खेलों के नियम होते हैं, उसी से खेल की पहचान होती है। इसके अलावा हमारे देश में हमारे देश या बाकी देशों में बहुत से समुदाय जो हैं रहते हैं इकट्ठे। ठीक है, उनमें एक आम सहमति बनती है। ठीक है, कि हमारे ये जो नियम होंगे, नियम या आदर्श होंगे, ठीक है, उसी के अनुसार देश चलाया जाएगा। इन्हीं नियमों या आदेशों को लिखित रूप से संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान उन सिद्धांतों तथा नियमों का समूह होता है जिनके अनुसार हमारा शासन जो है वो चलाया जाता है, उसी को संविधान कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे आने वाले पैरों में हम पढ़ेंगे कि हमें संविधान की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ती है। ठीक है, और संविधान जो है वो कैसे लिखा गया, इन सब बातों पे हम आगे गौर करेंगे। ठीक है, तो आगे है किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इससे पहले हम ऊपर का पढ़ लेते हैं कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। कब की थी राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग? 1934 में। ठीक है, इसको शामिल किया था पहली बार। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक वर्चस्व संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। पृष्ठ 2 में दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। आप देख भी सकते हैं कि संविधान सभा के कुछ सदस्य बैठे हुए हैं। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की
अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नीति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ोगे। बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र, इसको आप देख सकते हो। ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इसके बाद है आज दुनिया की ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, ये दस्तावेज कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला उद्देश्य उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपनी सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसलिए इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। आगे है, इन बातों का क्या मतलब है, ये समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों में पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका कारण ये है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें देख सकते हो आप कैसे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव को बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादी ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्रीय समझौते पर दस्तखत किए। इन समझौतों में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा ये आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को
नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले राजनीतिक जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर चित्र में दिए गए हैं। तो इसमें पहले उद्देश्य में क्या बताया गया है कि संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, क्या उद्देश्यों की पूर्ति करता है कि हम अपने उद्देश्यों, अपने इच्छा और सपनों के अनुसार संविधान का निर्माण करते हैं। जैसे कि पहले नेपाल में राजतंत्र का शासन, पहले लोकतंत्र का शासन था। ठीक है, तो उसका संविधान में अलग दृश्य थे, लेकिन उसके बाद राजतंत्र का शासन आया तो संविधान को बदलने की ज़रूरत पड़ी, है ना। फिर उसके बाद 2006 में जब लोकतांत्रिक राज्य बना नेपाल द्वारा, तो उस संविधान में दोबारा परिवर्तन किए गए। इसका मतलब ये हुआ कि लोग अपने आदर्शों के अनुसार, ठीक है, जब नियम बदलते हैं तो संविधान भी बदल जाता है। जैसे कि खेलों का उदाहरण भी दिया गया है ना। उसके बाद है संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया है कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति तथा राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रकथा पट में देखा जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हो, सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है, दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। अनिल, आज मैं राव मैडम को तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ, लेकिन मैंने किया क्या है? श्रीमती राव के लौटने पर, जब आप कक्षा से बाहर गई थी तो अनिल शोर मचा कर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा, लेकिन मैडम मैंने तो कुछ नहीं किया। ठीक, इसको आप देख सकते हो। तो इसमें पूछा गया कि मॉनिटर अपनी शक्ति को किस तरह दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही सत्ता दे दी जाती है किसी प्रतिनिधि को, तो वो अपना दुरुपयोग करता है शक्ति का। यही इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना। नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी माना जाएगा? जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय को किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है, तब तो उसको दोषी नहीं माना जाएगा। उसके बाद जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षाकर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है, तो वो क्या होगा? सत्ता का दुरुपयोग होगा, है ना। उसके बाद जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ FIR दर्ज ना हो, तो ये भी सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा आगे है, लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकार वाले खंड में दिए गए हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों को कुछ याद है? उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए एक मौलिक अधिकार है।
लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। नीचे दिए गए चित्रकथा पट में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। नहीं हम तो चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। नहीं हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। उसके बाद है, शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, हम जीत गए, हम जीत गए। ये तो होना ही था। लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। मैडम का फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जा सके। इसमें मामला क्या है कि लड़कियों की संख्या कक्षा में कम है और लड़कों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो जब कोई भी बात जो होती है, जैसे लड़के किसी बात की और लड़की किसी बात की जिद करते हैं, तो लोकतंत्र के माध्यम से, ठीक है, उनमें गिनती होती है। तो लड़कियों की वोटिंग के माध्यम से उनमें गिनती होती है। तो लड़कियों की संख्या कम है, इसलिए लड़कियां की बात नहीं मानी जाती और लड़के जो है हमेशा लड़कों की बात मानी जाती है, लड़के जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का मामला है। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं। यहाँ बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। जैसे कि इस चित्रकथा पट से पता चलता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी कहते हैं, है ना। उपरोक्त चित्रकथा पट में कौन लोग अल्पसंख्यक हैं? बहुसंख्यक गुट द्वारा दिए गए फैसलों से ये अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है? तो उपरोक्त चित्रकथा पट में लड़कियां जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं और लड़के बहुसंख्यक हैं। ठीक है, और लड़कियों को लड़कों की बात को हमेशा मानना पड़ता है। ठीक है, इस चित्रकथा पट के माध्यम से। तो इसमें दूसरा जो उद्देश्य था, इसमें क्या बताया गया था कि राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। ठीक है, इसमें राजनीति की व्यवस्था को तय की गई है। इसमें अपना नेता हम स्वयं चुनते हैं। ठीक है, अपना नेता जो है वो हम स्वयं चुनते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान में दिए गए नियमों के आधार पर, है ना, नियमों के आधार पर राजनेताओं के हाथों सत्ता का दुरुपयोग को रोका जा सकता है। हमारे देश में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, और ताकतवर समूह को कम ताकतवर समूह पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से रोकता है। ठीक है, मतलब कि अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों के दबदबे से बचाया जाता है। इस बारे में यही दिया गया है। और इसके अलावा आपने इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी के बारे में भी इस बारे में रीड किया। तीसरा क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, कि हम खुद को अपने आप से बचा सके। ये बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे के चित्रकथा पट को देखिए। शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय देखने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती, पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? मुझे ये टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन ज़रूर करेगा। मुझे एक बात जो सूझ रही है, अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे तो तब शायद मेरी भी मन नहीं ललचाएगा। अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा। उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए हैं। देखो,
अपनी रुचि के माध्यम से भी, है ना। तो ये अपनी मन मर्जी करने से भी हमें बचाता है कि हम अपने लिए ही ठीक कर सके। तो इसमें है, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बह कर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के अनुवाद से बचाता है। ये ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये चर्चा दी गई है। आइए अब निम्नलिखित उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों से तालिका को भरें। इसके जरिए इस बात को दोहराएं कि लोकतांत्रिक समाजों में संविधान की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है। ठीक है, तो इसमें है, नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोगों ने एक नया संविधान अपनाया। तो इसके मूलभूत नियम क्या हैं? ये ऐसे दृश्य है जिससे पता चलता है कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। आगे है, सुरेश अपने सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान कर रहा है। तो ये पहले ही मैंने बताया था कि सत्ता का यहाँ दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे, लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज़्यादा है। तो इसमें बहुसंख्यक जो हैं अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभाव बनाते हैं। तो शबनम में टीवी देखने के बजाय अपने अध्ययन को दोहराने का फैसला लिया। तो इसमें हमें ये बताया गया कि संविधान भी हमें जो है अपने बारे में सोचने, ठीक है, मनमर्जी करने से रोकता है। ठीक है, खुद को अपने आप से बचाने का ये जो नियम है हमने पढ़ा, उसके बारे में बताया गया है। आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों को अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। तो इसमें तीसरा उद्देश्य क्या बताया गया है कि खुद संविधान जो है हमें खुद को अपने आप से भी बचाता है। जैसे आपने ये एग्ज़ाम वाला एग्जाम्पल भी देखा। ठीक है, इसके अलावा हम कई बार लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको पता है कि थोड़ी सी स्लो होती है, धीरे से काम करती है, लेकिन ढंग से काम करती है, बिल्कुल सही काम करती है। लेकिन तानाशाही और फौजी सैनिक जो है वो जल्दी से काम करता है। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी नहीं होती, हमें सैनिक शासन या राजतंत्रीय व्यवस्था में जीना चाहिए। लेकिन हम जब पीछे इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सैनिक शासन या राजतंत्र में लोगों के अधिकारों को किस तरह दबाया जाता है। तो हम ये सोचते हैं बाद में कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही हमारे लिए सबसे उचित है। भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों का मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो। यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे
उनको ना तो एक भाषा थी और ना एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था और कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया है। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है, संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकास करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य। ये देख सकते हो आप, सरदार वल्लभ भाई जी पटेल। आगे है, तो इस पैरे में हम देख लेते हैं कि इस बारे में क्या है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। से पहले इस पैरे में देखना पड़ा हमने कि इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीयों ने अब ये जान लिया गया था कि अंग्रेजों ने जो हमारे पर शासन किया है वो अपने अकॉर्डिंग किया है, ठीक है, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम अपने देश को अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे और सबसे पहले तो हम सभी को समानता का अधिकार देंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों को क्या करके रखा था, दबा के रखा था, ठीक है। सभी को समान अधिकार मिलेगा, है ना। लेकिन इनके सामने कठिनाइयाँ बहुत थी। भारत के लोगों में अनेक धर्म पाए जाते हैं, अनेक धर्मों में बंटे हुए थे। इसके अलावा संस्कृति भी अलग अलग थी, जियोग्राफिया अलग था, ठीक है। तो इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे जो 300 प्रतिनिधि हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, लगभग 3 साल उन्होंने संविधान को लगा दिए बनाने में, है ना। उसके बाद है हमारा पहला पॉइंट, मुख्य भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण का संघवाद। इसका मतलब है कि देश में एक से अधिक ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी एक सरकार पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी पंचायती राज्य व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा है। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की स्थिति का सीधा मतलब ये था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने लगे। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों के कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इनके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे
का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। तो संघवाद में क्या बताया गया है कि संघवाद में सरकारें जो होगी वो 3 स्तर पर होगी, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और पंचायती राज स्तर पर, ठीक है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शासन में भागीदारी दी जाएगी, है ना, जैसे कि शासन व्यवस्था में भागीदारी दी जाएगी। और जो शासन है हमारा, सरकार जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेगी। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य के आयर ने कहा था कि ये कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। ये आम आदमी के कुशल क्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। नीचे चित्र देख सकते हो, नीचे चित्र में दर्शाया गया है कि लोग अपना वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं, ठीक है, कतार में खड़े हैं। आपको पता है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है ना, सभी को दिया गया है। उसके बाद है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता की वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति, धर्म और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्यपद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार में पढ़ेंगे। तो संसदीय शासन पद्धति में क्या होता है कि सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है, ठीक है, इसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो वोट डाल सकता है ना, कुछ शर्तें हैं इसमें भी, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को शामिल किया गया है। शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा करने ही लगे। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उससे सरकार के भिन्न अर्थ से देते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बातें करते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार राज्य का एक हिस्सा होता है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके बाद है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार से पहले शक्तियों के बंटवारे में क्या कहा गया था कि राज्यों को
3 अंगों में बांटा गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और प्रत्येक अंग को, ठीक है, एक दूसरे पर, प्रत्येक अंग का एक दूसरे पर नियंत्रण होता है, एक दूसरे से थोड़े न्यायपालिका जो है वो इनसे थोड़ी स्वतंत्र होती है और एक दूसरे पर वो ये क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आगे वाले लेसनों में आगे आने वाले लेसनों में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था, इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने ये खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारत राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ये हमारे विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, हमारे देश में लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, है ना। क्योंकि मौलिक अधिकार क्यों दिए गए हैं, क्योंकि भारतीयों के साथ औपनिवेशिक शासन में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, है ना। उसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी कहा गया है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 तक 51 तक हैं, ठीक है, 51 तक। और ये कौन से भाग में है, भाग 4 में, ठीक है। और कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। जैसे कि राज्य की परिभाषा दी गई है, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है ना। उसके अलावा मौलिक अधिकारों की संख्या है 6, ठीक है। 6 कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। उसके आगे है धर्मनिरपेक्षता। निरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं, वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नया संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वह कई बार भी काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है। लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र न करें। इस पुस्तक के बाकी अध्याय में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे। 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र तस्वीर बनाएं अथवा उन पर कविताएं गीत लिखिए तथा कक्षा में इन पर चर्चा करें। आगे आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, ये क्या लिखा है। उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में ये है सबसे ऊपर वाला चित्र,
सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। ये हैं जयराम दास, दौलत राम, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जान मेथॉई, वित्त मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम, श्रम मंत्री खड़े हैं। तो देख सकते हो आप जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और उसके बाद बाकी जितने भी मंत्री हैं। ठीक है, आशा कि आपको ये जो लेसन है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।